गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको 9 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ हिस्ट्री में, तो आज हमारा 10 चैप्टर चलेगा। उसमें क्या है हमारा उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, आज हमारा कौन सा चैप्टर है? उपनिवेशवाद और देहात। तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद। ठीक है, तो औपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, मैं ऐसे समझा रही हूं, जब कोई व्यक्ति किसी कमजोर देश को जीत लेता है। क्या उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी कमजोर देश को जीत लेता है या उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उपनिवेशवाद। और औपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब ब्रिटिश ने भारत को अपने अधीन कर लिया था या अपने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था या ब्रिटेन ने उसको अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या भारत को गुलाम बना लिया था या उसे अपने अधीन कर लिया था। तो हम लोग क्या हुए? जिसको अधीन कर लिया था, जिसको गुलाम बना लिया था, तो वो क्या औपनिवेशवाद कहलाते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या भारत को जब गुलाम बना लिया था, तो भारत क्या था? औपनिवेशवाद था। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बंगाल और वहाँ के जमींदार। हमारी हेडिंग है वहाँ पर जमींदार। बंगाल और वहाँ के जमींदार। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। जब ब्रिटिश ने क्या उपनिवेशवाद किया, तो वहाँ पर क्या जो भारत देश था वो एक कृषि प्रधान देश था। क्योंकि देखो भारत को किस लिए जीता उसने? क्योंकि वहाँ की जो मतलब प्रधान थी या मतलब उन्नति का जो दौर था वो क्या कृषि था। कृषि को ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी? कृषि प्रधान है। ठीक है, क्योंकि सब लोग पहले क्या खेती किया करते थे, कृषि किया करते थे, तो उससे ही अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। तो कुल राष्ट्रीय आय, और जो कृषि से कुल राष्ट्रीय आय थी उसका 60% भाग भू राजस्व से प्राप्त होता था। जो हमारे राष्ट्र की कुल आय थी 60% जो भाग था वो किससे? भू राजस्व से प्राप्त होता था। मतलब 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भू राजस्व वसूली को पुरानी पद्धति का अनुसरण करते हुए भू राजस्व वसूली का कार्य देसी अमीलों के पास ही रहने दिया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने 1765 ईस्वी में क्या करा? भू राजस्व से क्या कर प्राप्त करने लगे और उससे ही क्या उस राजस्व की वसूली करने लगे। और उन्होंने ये वसूली करते हुए उस कार्य को क्या देसी अमीलों के पास ही रहने दिया। और इसमें क्या जो हमारे बंगाल के जमींदार हैं उन्होंने क्या बंगाल के 2 प्रकार की भू व्यवस्था है। बंगाल में जो हमारा था ये ब्रिटिश प्रशासकों में ब्रिटिश प्रशासकों ने मुख्य रूप से बंगाल में क्या 2 प्रकार की भू व्यवस्था का
बंगाल की दो ठीक है, दो प्रकार की क्या व्यवस्था थी इनकी, और ये व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? इजारेदारी पहली है, या ठेकेदारी। तो व्यवस्था थी इसकी इजारादारी और ठेकेदारी व्यवस्था, और दूसरी थी हमारी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। तो क्या थी ये हमारे ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा मुख्य रूप से बंगाल की दो भू व्यवस्था थी, कौन कौन सी? इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो हमारी इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था कैसी थी? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 से 1785 ईस्वी में कंपनी ने लगान वसूल का कार्य क्या अपने हाथों में ले लिया था। जब हमारे जनरल वॉरेन हेस्टिंग आए थे उसके शासनकाल में 1772 से 1775 ईस्वी में क्या इन्होंने ये जो कार्यकाल था, जो कार्य था, ये क्या अपने हाथों में ले लिया, और उसने भू राजस्व की वसूली के लिए जिस प्रणाली का अनुसरण किया उसे वे इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से जानने लगे, या नाम से उसे पुकारते थे। प्रारंभ में वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व को पंचवर्षीय प्रबंध किया। इसे मतलब इस व्यवस्था का जो वसूल था वो क्या 5 वर्ष तक कर दिया। 5 वर्ष तक ठेके पर ये ठेकेदारों को दी जाने लगी। मतलब जो यहाँ की जमीन थी उन्होंने क्या करा, वॉरेन हेस्टिंग ने वो 5 वर्ष तक ठेके पर ये जमीन दी जाने लगी, ठीक है। तो क्या ये 5 वर्ष तक क्या ये बंदोबस्त इजारेदारी या ठेके मतलब पहले क्या लोग ठेके पर अपनी जमीन दे देते थे, क्योंकि जो किसान लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो क्या अपनी खेती को स्वयं नहीं करते थे, वो ठेके पर या मतलब किसी और को कार्य करने के लिए अपनी जमीन दे देते थे, और उनसे जो भी बनता था वो उनसे ले लेते थे आधे उसमें, ठीक है। जो कंपनी को सबसे अधिक धनराशि देने के लिए तैयार हो जाता था, मतलब जो सबसे अधिक धनराशि देने के लिए तैयार हो जाता था, तो वो उस व्यवस्था को उस व्यवस्था को क्या करते थे, उस भूमि को उन लोगों को दे देते थे। 1777 ईस्वी में भूमि को 1 वर्ष ठेके पर देने की प्रथा प्रचलित की गई, और जो 1777 था उसमें क्या भूमि को सिर्फ 1 वर्ष तक 1 साल के लिए मतलब देने की प्रथा मतलब प्रचलन किया गया। सर्वाधिक बोली देने वाले लगान, जो मतलब सबसे ज़्यादा लगान देते थे, जो लोग कृषि करते थे सबसे ज़्यादा लगान या वसूली देते थे, तो उस व्यवस्था को उसे ये भूमि क्या उसको दी जाने लगी, और इसे क्या कहा गया, इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। तो आपको इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था समझ में आई, मतलब जो ठेके पर दी जाने लगी। और 1772 से 1785 तक क्या ये ठेकेदारी व्यवस्था चली वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, और इन्होंने 5 वर्ष के लिए इसे लागू किया, और जो 1777 ईस्वी में क्या हुआ, ये फिर 1 वर्ष के लिए लागू की गई, और इसी को क्या कहा गया, इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था। फिर है हमारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मतलब एक ही व्यक्ति को अपनी कृषि देना। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर क्या है स्थायी बंदोबस्त का जो स्थापना की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इन्होंने 1793 ईस्वी में भू राजस्व वसूली की एक नई पद्धति चालू की, मतलब प्रचलित की। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे,
कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या ये एक प्रथा, नई प्रथा प्रचलित की और उसे क्या, इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी प्रथा या क्या कहा गया, जमींदारी प्रथा या इस्तमारी, ठीक है, बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने स्थापित की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी और 1793 ईस्वी में क्या, ये एक भू राज्य की जो नई पद्धति प्रचलित की, जिसे क्या कहा गया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो हमारे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किए जाने के कारण लागू करने के नियम या कारण के कारण, ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के निम्नलिखित कारण थे। क्या था, उन्होंने यह उम्मीद थी, मतलब उन्हें यह उम्मीद थी कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो हमारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, तो वहाँ के लोगों को यह था कि अगर हम ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दें तो इस व्यवस्था लागू करने के बाद क्या, जो भी हमारी सामने समस्याएं आ रही हैं तो उनका क्या, निवारण हो जाएगा और जिसका सम्मान वे बंगाल विजय से प्राप्त के समय से कर सकते हैं। और जो हमारे बंगाल में जो हमारा जो विरुद्ध था, मतलब इन्होंने जीत लिया था, तो उस बंगाल विजय के समय से कर रहे थे। वो क्या, जो बंगाल ने हमारे देश को जीत लिया था या ब्रिटिश ने भारत को जीत लिया था, तो उसके बाद से क्या लागू कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे होए, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। 1770 ईस्वी के दशक तक पहुंचते पहुंचते कई बार अकाल पड़ने के कारण, जब 1777 ईस्वी में क्या हुआ, दशक तक पहुंचते पहुंचते क्या, कई बार अकाल पड़ा और कृषि उत्पादन में कमी हो जाने के कारण यहाँ पर क्या, अनेक अर्थव्यवस्था में संकट पड़ चुका था। 1770 ईस्वी के दशक में अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के संकट आने शुरू हो गए थे। तो इस संकट को खत्म करने के लिए इन्होंने सोचा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाए और इसमें ब्रिटिश प्रशासकों का विचार था कि, जो ब्रिटिश के लोग थे, मतलब प्रचारक थे, उनका विचार था कि राज्य की राज्य बांग की स्थायी रूप से निर्धारित की जाए। जो राज्य था, मतलब राज्य में जो राज्य भूमि थी, तो उसकी क्या मांग की जाए और रूप से निर्धारित कर देने से कंपनी और उद्यम दोनों को लाभ हो सकता है। मतलब कंपनी को भी और उद्योगकर्ता को भी क्या, दोनों प्रकार से लाभ हो सकता है स्थायी बंदोबस्त लागू करने से। इस व्यवस्था के दौरान अधिकारी छोटे किसानों, धनी भूस्वामी के एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ। मतलब इस बंदोबस्त के समय एक जो छोटे किसान होते हैं, भूस्वामी होते हैं, या ऐसे वर्ग का विकास हुआ जो चाहते थे कि जिसके पास कृषि सुधार के लिए पूंजी की व्यवस्था या उद्यम दोनों हो। मतलब उन्होंने, जो किसान थे वहाँ के, वो चाह रहे थे कि इस व्यवस्था को लागू करने से क्या होगा, जो कृषि है उसमें हम क्या पूंजी भी लगा दें और जो वहाँ का उद्यम है उन दोनों को भी वो उनके पास होना चाहिए। मतलब उद्योग करने के लिए उनके पास पूंजी होनी चाहिए। उसके बाद है इन स्थायी बंदोबस्त के लक्षण या विशेषता। विशेषताएं, ठीक है। जब स्थायी बंदोबस्त थी तो उन्होंने सोचा यहाँ की क्या, यहाँ के लक्षण, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, बहुत सारी उनकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजा और तालुकादारों के साथ किया गया। मतलब जो स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल के राजा थे और जो उनसे मिलने वाले थे या उनसे बातचीत करने वाले थे, उनके क्या दोनों के साथ या उनके बीच किया गया।
इसके द्वारा उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया और इसके द्वारा जो वो ताल्लुकात होता है या बंगाल के जो राजा थे उनके बीच जो हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उसको भूमि का स्वामी बना दिया गया। भूमि पर प्रत्येक अधिकार स्वीकार कर लिया गया और भूमि जो वो भूमि थी उस पर क्या, प्रत्येक माने पिता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। जो उसके पिता की हुई संपत्ति तो वो उसके पुत्र की, उसके पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र की, तो यह उसके क्या, पितृक अधिकार कहलाया। जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया और जो था मतलब जो किसानों द्वारा या जमींदार द्वारा जो स्थायी रूप मतलब जो लगान था, जो मतलब उन्हें कर देना पड़ता था, उसको क्या स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया कि जैसे एक साल में हमें इतना लगान देना है, तो इससे अधिक वो कोई भी लगान वो उससे नहीं वसूल कर सकते थे। ठीक है, तो इसके क्या निश्चित आधार दे दिया या निश्चित कर दिया कि जमींदारों को इतना लगान या इतनी वसूली करनी है। इस तरह आप जमींदार ग्राम में भूस्थायी नहीं अपितु राजस्व संग्रह मात्र थे, मतलब वो उस भूमि पर क्या अधिकार नहीं जमा सकते थे, सिर्फ राजस्व राज्य के संग्रह थे, मतलब राज्य में क्या उनका संग्रह करने का बस वही थे कि उन्हें अपने उस भूमि पर जो किसान लोग या जो भी व्यक्ति उस भूमि को बो रहा है उसका उस पर अधिकार हो गया। जमींदार भूमि को बेच सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे। जो जमींदार थे वो क्या अपनी भूमि को बेच भी सकते थे और उसे क्या वो गिरवी रख सकते थे, उसके अलावा इसका उन पर किसी और का उस पर अधिकार नहीं होता था। जमींदार द्वारा लगान को निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान वसूल कर सकती थी। और जो क्या था इसमें, जो जमींदार थे जो लगान करता था, अगर वो लगान का वसूली नहीं दे पाता था किसी कारणवश, तो उसकी ज़मीन का कुछ टुकड़ा बेचकर वो क्या उसकी वसूली कर सकते थे। इस तरह स्थायी बंदोबस्त में सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। सरकार ने जमींदारों तथा किसानों के पारस्परिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना का आश्वासन किया। ठीक है, तो उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त के लाभ या महत्व। लाभ या महत्व, तो इसमें क्या निम्नलिखित लाभ हुए स्थायी बंदोबस्त में, क्या सभी को निम्नलिखित लाभ हुए, जमींदारों को, किसानों को। तो स्थायी बंदोबस्त से सरकार को प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने के झंझटों से छुटकारा मिल गया। इसमें क्या जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई है तो उससे क्या उसमें लाभ भी हुए और उनमें हानि दोनों ही कार्य हुए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि स्थायी बंदोबस्त से भाई लाभ ही लाभ हो रहे हैं, नहीं, उससे क्या हानियां भी हो रही है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले इसके हम लाभ समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त से क्या सरकार को लाभ हुआ, उन्हें यह झंझट कि अब ये देना है या वो करना है या करना, तो उन्होंने क्या इस वसूली को क्या निश्चित कर दिया था और उन्होंने सोचा इस झंझटों से उन्हें क्या छुटकारा मिल गया था। सरकार की आय निश्चित हो गई थी और जो सरकार को मतलब जमींदारों को क्या कर देना था या वसूली देनी थी वो क्या निश्चित थी, उससे ना तो कोई ज़्यादा ले सकता था ना कोई अधिक ले सकता था। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई और जब कृषि करने लग गए तो क्या जमींदारों को या किसानों को क्या वृद्धि होने लगी। स्थायी बंदोबस्त से बंगाल की संपदा में वृद्धि हुई और स्थायी बंदोबस्त जब हुआ तो बंगाल की संपत्ति में भी क्या वृद्धि होने लगी। उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त की हानियां। इसे लाभ होने के साथ साथ हानियां भी हुई है। ठीक है भाई, एक तरफ जब लाभ होता है तो क्या होता है उसे लॉस भी होता है। जब प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी को तो क्या होता है, या किसी कार्य को कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसे प्रॉफिट के साथ साथ कभी हानि या लॉस का भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें था स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित हानियां थी। स्थायी बंदोबस्त करते समय सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा। जब उन्होंने क्या
सरकार ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने किसान के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने मतलब जो किसान के बारे में है उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोचा। एक मिनट, ये मैं नीचे वाला पॉइंट ऊपर ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे हो गया, क्या पता आपको समझ में आए या ना आए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की हानियां। इसकी क्या निम्नलिखित हानियां थी। स्थायी बंदोबस्त की क्या निम्नलिखित हानियां हुई। जब स्थायी बंदोबस्त हुआ तो सरकार ने क्या, जो किसान थे उनके बारे में नहीं सोचा। एक इससे क्या, ये भी उनको हानियां थी, क्योंकि भाई देखो उन्होंने क्या, सरकार ने अपने बारे में सोचा लेकिन किसान लोगों के बारे में नहीं सोचा कि उन्हें कितना प्रॉफिट होएगा। इस व्यवस्था से जमींदारों को भी हानि हुई और इस व्यवस्था से क्या, जो जमींदार थे उनको भी हानियां होने लगी। आशा के विपरीत जमींदारों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्य में कोई रुचि नहीं दिखी। मतलब जब क्या था, अगर जमींदार हो या किसान हो तो उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेगा, आगे कृषि में वृद्धि करेगा। अगर उसे लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो कृषि में कोई भी रुचि नहीं दिखाएगा वृद्धि के अनुसार, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को लाभ नहीं होता, हानि होती है, तो वो अपने उद्योग को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ऐसे ही क्या, जमींदार थे, जो किसान थे, उन्हें इससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था जो उनसे वो कृषि को आगे बढ़ाते या उसमें रुचि रखते। अत्यधिक धन संपदा ने जमींदारों को आलसी व विलासी बना दिया और अत्यधिक धन संपदा न होने के कारण तो किसान लोग क्या आलसी हो गए थे और उन्हें अत्यधिक मतलब उनके पास क्या अधिक संपत्ति होने के कारण जो वहाँ के जमींदार थे वो क्या आलसी होने लगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई और स्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था हुई थी उससे जमींदार और किसानों के साथ साथ क्या सरकार को भी हानि का सामना करना पड़ा। इस व्यवस्था ने भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास को ठेस पहुंचाई और जब ये व्यवस्था लागू हुई तो इसने क्या करा, इसने भारत सरकार को या भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचानी शुरू करी। अगला टॉपिक है हमारा राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार असमर्थ क्यों है। ये राजस्व जो राज्य था, ये भूमि जो थी उसमें मतलब राशि देने के जो धन का भुगतान करने के लिए असमर्थ होने लगे। कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व मांग अत्यधिक होगी। जो कंपनी ने निर्धारित की थी अपनी राशि, उसकी जो मांग थी वो क्या अत्यधिक ऊंची हो गई, इसलिए वो क्या थे उसे भुगतान नहीं कर पाए और जमींदार किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था। जो जमींदार था वो क्या किसानों से क्या था, जो कर था या जो वसूली थी वो उसे इकट्ठी नहीं कर पाता था और कंपनी को अपनी निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता था और वो कंपनी में जो भी धनराशि निर्धारित की गई थी उसे देने में क्या था, वो असमर्थ हो जाता था। स्थायी बंदोबस्त में प्रारंभ में जमींदारों को सीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। जो प्रारंभ था स्थायी बंदोबस्त का, तो उसमें क्या जमींदारों को स्थायी वो थी जो उनकी सीमित थी, जो शक्तियां क्या थी उनकी सीमित थी, उससे आगे वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। राजस्व वसूली के समय जमींदारों को अधिकारी, जिसे सामान्य रूप से अल्मा कहा जाता था,
ग्राम में जाते थे। कभी कम मूल्यों और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ होते थे। और क्या था, जब किसान लोग थे जब उनकी क्या भूमि या कृषि में कोई भी लगान अधिक मात्रा में नहीं हो पाता था, मतलब उनकी उपजाऊ भूमि पर कृषि अच्छी नहीं हो पाती थी या उनमें कमी आ जाती थी, तो वही उसी के कारण क्या थे, वो अपने राजस्व में राशि मतलब धन का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा जोतदारों का उदय। ग्रामीण बंगाल में जोतदार एक शक्तिशाली हस्ती थे। शक्तिशाली हस्ती थी। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जो ग्रामीण बंगाल में क्या थे, जो धनी जमीन किसान थे उन्हें क्या जोतदार कहा गया। जो धनी जमींदार होते थे उन्हें क्या जोतदार कहा गया के नाम से जाना जाता था। जोतदारों के पास विशाल जमीन थी। जो जोतदार थे यहाँ उनके पास क्या विशाल मतलब काफी मात्रा में क्या जमीन थी, और कुछ जोतदार के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जो जिनके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हुई। और उनके पास क्या जो जोतदार थे उनके पास काफ़ी जमीन होने के कारण, हजारों करोड़ों सैकड़ों में एकड़ होने के कारण क्या उनकी वहाँ पर क्या सर्वाधिक ऊंच थी, मतलब बहुत संपत्ति थी, मतलब उनकी संपत्ति उनके पास अधिक होने के कारण वो क्या सबसे अधिक अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे। स्थायी व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और जो वहाँ के स्थायी थे या कारोबारी लोग थे उनके पास भी क्या जो जोतदार थे उनका ही उन पर अधिकार होने लगा, और परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार और व्यापक शक्ति से भयभीत रहते थे। और जो वहाँ के छोटे वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, तो वो क्या उनसे जमींदार ये जोतदारों से क्या वो भयभीत होकर रहने लगे थे। वे अपनी भूमि के विशाल भाग पर, जिन्हें बारकदार भी कहा जाता था, क्या जब उनकी क्या बड़ी भूमि थी या विशाल भूमि थी उनके पास, तो वो क्या अपने आप को ही उस वहाँ के वर्गों में सबसे ऊंचा दर्जा देने लगे। जोतदार होते हैं वो क्या जोतदार जो किसान होते हैं वो क्या धनी वर्ग के या धनी संपत्ति वाले समूह में कहलाते हैं। फिर जमींदारों की अपेक्षा जातदारों की शक्ति अधिक होने के कारण, जो जमींदार थे उनकी शक्ति अधिक होने के कारण, तो वहाँ के जो जमींदार थे वो भी अपने आप को क्या सोचने लगे, गांव में क्रियाकलाप रूपों से जोतदार की जो सर्वशक्ति है वो अधिक होने लगी। ठीक है, तो इन्होंने जोतदारों ने क्या, जमींदार शहरों में रहते थे, जो जमींदार थे वो क्या शहरों में रहते थे, और जो जोतदार थे वो क्या ग्रामीण गांवों में रहते थे। तो इसके विपरीत जोतदार गांव में भी ही निवास करते थे, और गांव वासियों के प्रत्येक संपर्क में रहने के कारण गरीब गांव वासियों से के एक विशाल भाग पर उनका नियंत्रण स्थापित होता था। और जो गरीब लोग थे उनका जो भूमि का एक टुकड़ा होता था, एक भाग होता था, तो उस पर ही क्या उनका नियंत्रण या वो उन पर अपना अधिकार जमाते थे जमींदार। जोतदार गांव में जमींदार के लगान वृद्धि के प्रयासों का विरोध करते थे। जो जोतदार होते थे वो गांव में जो जमींदार रहते थे उनका के जो उनकी वृद्धि होती थी उस पर क्या करते थे, वो प्रयास करते थे, मतलब वृद्धि का प्रयास करने का विरोध करते थे कि नहीं, जो जमींदार है उनसे हम किसी भी तरह जमीन का छोटा सा टुकड़ा या किसी भी धन के रूप में उनसे वसूली कर सके उसे।
उचित समय पर राजस्व का भुगतान न किए जाने के कारण जमींदार को जमींदारी भी नीलाम की जाने लगी। और उचित समय से अगर वो धन राशि का प्रबंध न कर पाते थे जमींदार, तो वो क्या अपनी जमीन को नीलामी भी करनी पड़ती थी। विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में जोतदारों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। और जो बंगाल के ग्रामीण बंगाल के जो जोतदार थे तो उनकी क्या विस्तृत वृद्धि होने लगी, मतलब विशाल रूप में काफ़ी मात्रा में वो क्या वृद्धि करने लगे। और कुछ स्थानों पर उन्हें हवलदार और कुछ अन्य स्थानों पर उन्हें काटीदार अथवा मंडल के नाम से जाना जाने लगा। जोतदार को क्या हवलदार या काटीदार या मंडल के नाम से भी जाने लगा। जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध, फिर हमारा पॉइंट है प्रतिरोध। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार की एक शक्ति और प्रभाव में कमी आने लगी। जो जमींदार थे उनकी क्या जो उनकी वृद्धि थी उसमें या प्रभाव में क्या कमी आने लगी। और ठीक है, तो जमींदार थे जो उनमें काफ़ी वृद्धि नहीं हुई, काफ़ी हानि होने लगी उन्हें और इसमें कमी आने लगी। किंतु जमींदार सरलता पूर्वक अपनी शक्ति को खोने के लिए तैयार नहीं थे। जो जमींदार थे वो भी क्या अपनी शक्ति, जो उनकी शक्ति थी या जो उनका दर्जा था उसको खोने के लिए भी तैयार नहीं थे। ठीक है, उन्होंने राजस्व की ऊंची मांग की और उन्होंने क्या करा, राजस्व की मतलब धनराशि की या अपनी भूमि की क्या काफ़ी ऊंची मांग की और बकाया की स्थिति में अपनी भू संपदा को इस संभावित नीलामी की समस्या से निपटाने के लिए उनके उपायों को ढूंढने लगे। और क्या था, जो जमींदार थे उनकी जो वो अपनी जोतदारों को क्या उनकी वसूली मतलब उनकी जो भी उनकी निश्चित धनराशि थी उसे नहीं दे पाने के कारण क्या था, जमींदारों को क्या अपनी ज़मीन को नीलाम करना पड़ता था। और वो इतनी जल्दी हार, जो जमींदार थे वो भी क्या हार नहीं मानने वाले थे और उन्होंने अपनी ज़मीन को नीलाम होने के लिए नीलामी रोकने के लिए क्या वो कुछ न कुछ उपाय ढूंढने लगे। फर्जी बिक्री, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, फर्जी बिक्री इस समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण उपाय था। जो हमारी फर्जी बिक्री थी जो हमारी नीलामी का क्या एक महत्वपूर्ण साधन था या उपाय था। इसमें कई तरह के उपायों का अनुसरण किया जाता था। राजस्व की विशाल धनराशि बकाए रह जाने के कारण जब बर्दवान के राजा की भू संपदा नीलाम की जाने वाली थी तो उसने अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता के नाम कर दिया। और इसमें क्या, जब इनकी ज़मीन क्या नीलाम होने लगती थी तो ये क्या अपना कुछ भाग अपनी माता या अपनी पत्नी के नाम कर देते थे, जिससे क्या होता था इनकी संपत्ति का भाग रह जाता था। क्योंकि देखो पहले मैं इसे पढ़ा देती हूँ अपनी माता के नाम, क्योंकि कंपनी की नीति में महिलाओं की संपत्ति को न छीनने का प्रावधान था। और क्या था, जब वो अपनी माता या अपनी स्त्री के नाम संपत्ति कर देते थे तो उससे क्या जो हमारा कानून था या जो हमारी सरकार थी उसमें क्या प्रावधान था, जो स्त्री या महिला के नाम संपत्ति होती है उसको छीन नहीं सकते थे। अन्य उपाय में उनके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ की नीति को अपनाना शुरू किया। वे कंपनी के किए जाने पर जमींदार के अपने आदमियों द्वारा ही अन्य खरीदारों की अपेक्षा ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लिया करते थे। और वो क्या करते थे, जो कानून था वहाँ का वो अपने ही आदमी को एजेंट बनाकर क्या भेज देता था और सबसे ऊंची नीलामी या सबसे ऊंची मतलब उसके रेट लगा देता था, जिससे कि वो उनके पास ही वो संपत्ति चली जाए। उस भू संपदा को एक बार फिर बेचना पड़ा। इस बार भी जमींदारों के एजेंट ने उसे खरीद लिया और पुनः खरीद की राशि का भुगतान नहीं किया। ठीक है, तो जो एजेंट होते हैं वो उन्हें क्या खरीद लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं अपनी जमीन का भुगतान नहीं कर पाते।
इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा था। अंत में सरकार और बोली लगाने वाले दोनों ही थक गए थे। और अंत में क्या हुआ, जो सरकार थी, जो बोली लगाने वाले थे, क्या वो थक गए। विवश होकर सरकार को उस भू संपदा को कम बोली पर जमींदार को देना पड़ा। और क्या, जो कम बोली थी उसे क्या जमींदार को देना पड़ा। जमींदार द्वारा कभी भी राजस्व की पूरी मांग का भुगतान नहीं हुआ। और जो जमींदार थे उनके प्रति क्या थी, जो जमीन की नीलामी होती थी और उसकी जो ऊंची बोली लगाई जाती थी, वो क्या बार बार थक जाते थे, जिस कारण उन्हें कम बोली में भी क्या वो जमींदारों को जमीन देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया जितना मैंने आज आपको पढ़ाया। मैंने स्थायी बंदोबस्त की लाभ हानियां या उसके लक्षण या विशेषताएं इस बारे में आपको बता दिया। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जो जमींदार की तरफ से प्रतिरोध थे, उसमें आपको समझ में आया प्रतिरोध क्या है। क्योंकि जो जमीन इनकी चली जानी थी, नीलामी होने लगी थी, तो उस पर क्या ये अपनी जमीन को अपनी माता या अपनी स्त्री के नाम कर देते थे, जिससे उनकी संपत्ति उनके पास ही रहती थी। क्योंकि कानून में जो स्त्री के नाम, जो महिलाओं के नाम संपत्ति होती थी, वो उसको नहीं छीन सकते थे। ठीक बेटा, तो कल मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। यह हमारा आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।